वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एचपी बोस के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं टेट से संबंधित थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी के तहत जो एचपी एलटी टेट था उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे सफल भी हुए हैं और कुछ असफल भी रह चुके हैं। तो कोई बात नहीं, जो असफल हुए हैं उन्हें फिर से तैयारी करनी है और जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी अच्छे से तैयारी करनी है, अपनी कमियों को पहचानना है। इसी के तहत देखिए, हर बार जब भी टेट की परीक्षा का रिज़ल्ट आ जाता है तो हम आपके लिए एक नया बैच यूट्यूब में बिठाते हैं। यहाँ पर जो भी तैयारी हम करवाते हैं वो करवाते हैं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी होती है थॉरोली अर्थात थ्योरी बेस्ड, जिसमें आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाए, टेस्ट इत्यादि इत्यादि करवाई जाए, उसके लिए तो आपको कोर्स जो हमारा लॉन्च होता है उसको ज्वाइन करना है। जैसे आजकल चला हुआ है हमारा कोर्स, उसमें आपको तीनों फॉर्मेट में मिलता है। उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड भी लेक्चर मिलते हैं, उसी के साथ थ्योरी बेस्ड लेक्चर भी मिलते हैं। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है और डेली वहाँ पर टेस्ट भी होता है, व्हाट्सएप में टेस्ट। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो होता है वो हमारा नॉर्मली रहता है एक बे पे। किस बे पे? एमसीक्यू बेस करवाते हैं और सारा कवर करने की कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू बेस में आपको लगभग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये रहता है एक लिमिटेड स्तर पर। जो कोर्स में होता है वो काफ़ी विस्तृत फलक पे आपको मिलता है। ठीक है, जिस भी माध्यम से आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों की सुविधा हेतु में, जैसे कि पता है एलटी टेट टारगेट 2025 जून 2025 में जो बैच परीक्षा होगी उसके उसको आधार में रखकर हम ये वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। पहला वीडियो है अपना पूरा प्यार देना इसमें। ठीक है, कितना अच्छा आपका प्यार मिलता है उसको देख कर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स वीडियोस में देते हैं ना, हमारा पूरा मन करता है कि आपको और भी बेहतरीन चीज़ें मिलती रहे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। ये नहीं सोचना है कि जो एलटी टेट की परीक्षा है सिर्फ एलटी टेट तक सीमित रहेगी, नहीं। इसमें देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी कमीशन, इसी के साथ टीजीटी पीजीटी हिंदी, डी ट्रिपल एस भी, वो अपना पीजीटी हिंदी का है, टीजीटी हिंदी का है, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर रहेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आप देख लेना। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करते रहना, जो आते हैं उन्हें चाहे आप स्किप कर देना। ठीक है, इन चीज़ों को आधार में रखकर तैयारी करना, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये मत सोचना कि फ्री फ्री के लेक्चर मिल रहे हैं तो इनका कोई मूल्य नहीं है। कुछ भी चीज़ आपको मिल रही है उसका मूल्य है, ध्यान में रखकर आप तैयारी करना। इससे पहले जब हमारा बैच था दिसंबर 2024 वाला ना, बच्चों ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की है, वहाँ पर सभी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप जिसकी वैल्यू लगाते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाती है। अगर आप सब समझते हैं कि चीज़ें आपको आसानी से मिल रही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, आप गलत हो। कुछ भी चीज़ आपको मिल रही है उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू करना सीखें, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आपको वो उचित मार्ग प्रदान करेगी। ठीक है, जो बातें कह रहा हूँ ना, समझ आ रही है आपको? तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। पहला लेक्चर है, अपना पूरा प्यार देना है इस पे, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने मित्रों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है, बच्चे वीडियोस को इधर उधर शेयर करने में घबराते हैं कि यार मैं अगर शेयर कर दूंगा वो पढ़ने लग जाएगा। नहीं मित्रों, आपने ये कहीं सुना है कि जो चीज़ आप बांटते हो वो आपको अधिक स्तर पे मिलती है? इसलिए अगर आप शिक्षा किसी को बांट रहे हो ना, ये आपको दुगने तिगने स्तर पे मिलेगी। ठीक है ना? बाँटने से कभी नहीं कतराना है। वीडियोज़ अगर अपने मित्रों में आप शेयर करते हो, अपनी सहेलियों में शेयर करते हो, इससे आपको ही लाभ मिलेगा। विद्या आपको विस्तृत फलक में मिलना शुरू हो जाएगी। तो आगे बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल और पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये देखिएगा, जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, और जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आपको जो भी अपडेट रहता है, कुछ भी हो, जैसे जॉब से संबंधित हो और या फिर कोई कुछ भी होता है, नोटिफिकेशन होती है, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम में पहले सेंड कर दी जाती है। तो उसके साथ भी जुड़िएगा, वहाँ पर भी आपको स्टडी मैटर मिलता रहता है। बाकी यूट्यूब पे आपको पूरी पूरी लंबी लंबी वीडियोज़ मिला करेंगी, तो ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो ये है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जो ये कथन है किसका है, तो बताना है हमें किसका कथन है ये। तो ये कथन रहेगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में वर्णित किया है, वहाँ पर इसके बारे में बताया है।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो एक तरफ पंक्तियाँ पूछी गई है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। तो चलिए एक को दो के साथ सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो पंडिय सहल सतवखाणी, ये बताना है कि किसकी पंक्ति है। तो जो ये पंक्ति रहेगी आपकी, तो ये होगी विकल्प 3 सरहप्पा की। तो चलिए देखते हैं ए का 3 के साथ कहाँ मिलान होता है। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर ए का 3 के साथ मिलान हो जाता है, तो इसके अनुसार सही विकल्प डी होगा। तो बाकी को भी मिला लेते हैं। तो जो दूसरा है नौलख पात्री आगे नाचे, तो जो ये पंक्ति रहेगी तो ये होगी गोरखनाथ की। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे है 12 बरस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति किसकी होगी, तो ये होगी जगनी की। आगे है बजिए घोड़ निशान रान चौहान चौदिस, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये चंद बरदाई की है। तो यहाँ पर फिर से आपको पंक्तियों के बारे में बता देता हूँ। पंडिय सल सतबखाणी, ये पंक्ति होगी सरहप्पा की। अगली जो पंक्ति है नौलख पात्री आगे नाचे, तो ये गोरखनाथ की पंक्ति होगी। आगे है 12 बरिस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति जगनी की होगी। अंतिम है बजिए घोर निशान रान चौहान चहों दिस, तो ये पंक्ति चंद बरदाई की होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, तो बताना है कि वो कौन सी हैं। तो ये होंगी आपकी विकल्प डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो ये होगी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पंक्तियों और उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करने वाला है। एक तरफ पंक्तियाँ दी गई है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए पंक्तियों को मिलाते हैं। तो जो नगर बाहिर डोंबी नाचे, तो ये बताना है कि जो ये पंक्ति है नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, बताना है कि ये पंक्ति किसकी होगी, तो ये होगी कन्हप्पा की। तो यहाँ पर चलिए विकल्प को मिलाते हैं। ए का 2 के साथ कहाँ मिलान होता है, तो जो विकल्प 1 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ए है इसका सही उत्तर 2 है, तो सही मिलान ये होगा आपका। अगली पंक्तियों को मिलाते हैं। काया तरुवर पंच बिडाल, तो जो ये पंक्ति रहेगी तो ये लुईपा की होगी। अगला जो प्रश्न है यह पंक्ति है कड़वा बोल ना बोलिस नारी, तो ये किसकी होगी, ये नरपति नाला की होगी। अगली पंक्ति है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल, तो ये पंक्ति किसकी है, ये है अमीर खुसरो की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। तो एक बार आपको फिर से स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये पंक्ति होगी कन्हप्पा की। उसके पश्चात काया तरुवर पंच बिडाल, तो ये पंक्ति लुईपा की होगी। अगली जो पंक्ति है कड़वा बोल ना बोलिस नारी, तो ये नरपति नाला की पंक्ति होगी। अंतिम पंक्ति है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल, तो ये पंक्ति खुसरो की होगी। तो सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है ये 5 है, इसमें पंक्तियाँ पूछी गई है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जव करी, परम महासुख एकहु कणे दुरई अशेष हरी, तो उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे संबंधित होगा, तो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प रहेगा तो ये होगा सी के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें देखते हैं जो महासुख से संबंधित होंगी। तो पहला तो यहाँ पर आएगा महासुख, महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही होगा। उसके पश्चात है महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन होगा। इसके पश्चात है प्रज्ञा और योग से महासुख की दिशा संभव है, तो ये भी सही होगा। अंतिम है महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, तो दोस्तों ये कथन सरासर गलत होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहेंगे महासुख के संबंध में, तो ये होगा 1, 2 और 3, तो जो ये विकल्प 3 में बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें पूछा गया है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो ये जो कथन होगा बताना है किसका होगा, मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ
प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा 6 का, तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 7। इसमें पूछा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको जितने भी प्रश्न मैं पूछता जाता हूँ, अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में निरंतर प्रश्नों के उत्तर भी बता सकते हो हमारे साथ साथ। तो विकल्प में है यहाँ पर हमीर काव्य, उसके पश्चात है कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्ति लता है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो 7 का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, कीर्ति लता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता में कहा है कि 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन इस कृति में हुआ। कीर्ति लता में इसका वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है यह है 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करते हैं। तो सूची ए में जो पहला है विजय सेन सूरी। तो बताना है कि इनकी कौन सी रचना होगी विकल्प के अनुसार। तो यहाँ पर विजय सेन सूरी की रचना होगी रेवंत गिरिरास। ए का ए के साथ सुमेल हो जाता है। अगला है नरपति नाहल। इनकी जो रचना होगी तो ये होगी बिसल देवरासु। नरपति नाहल की बिसल देवरासु होगी। उसके पश्चात है शालिभद्र सूरी। तो इनका जो मिलान होगा तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास के साथ हो जाएगा। अगला है आसगू। इनका जो मिलान होगा तो ये होगा चंदनबाला रास के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहता है तो वो होगा विकल्प बी या कूट बी। ए का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो चलिए मिलान करते हैं, या स्पष्ट तौर पे आपको बता देता हूँ किसका क्या होगा। जो रेवंत गिरी रास रचना होगी इसके रचनाकार होंगे विजय सेन सूरी। इसके पश्चात जो भरतेश्वर बाहुबली रास होगा तो इसके रचनाकार होंगे शालिभद्र सूरी। इसके पश्चात है बिसल देव रासु। इसके रचनाकार होंगे नरपति नाहल। और जो चंदन बाला रास है इसके रचनाकार होंगे आसगू। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 9 है। इसमें पूछा गया है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपको बताना है कि सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। तो विकल्प में है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। विकल्प बी है सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। विकल्प सी है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। और विकल्प 4 है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो ये होगा विकल्प सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अर्थ होगा सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से संसर्ग। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 10। इसमें जो पूछा गया है कि रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम रहेगा तो वो विकल्प सी होगा, अर्थात सी होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो रचना आएगी वो है कुवल्ली माला कथा। उसके पश्चात राउलवेल। उसके पश्चात उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सबसे अंत में वर्ण रत्नाकर। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 11। इसमें पूछा गया है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में रिपीट होता रहता है। ये जो प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ये सिर्फ ना केवल आपके लिए एंटी नेट हिंदी के लिए ही लाभदायक नहीं है, अपितु यह आपकी हर एक हिंदी साहित्य परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा आपका विकल्प सी, विद्यापति की। 11 का सही विकल्प सी होगा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो जो पुरुष परीक्षा रचना होगी
तो ये है आपके विद्यापति की रचना होगी। सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प के अनुसार सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प बी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। बी सही विकल्प होगा बाला का। अगला क्वेश्चन है, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बक्स मोरी माल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा इन पंक्तियों का कि किसकी पंक्तियाँ हैं ये, तो ये होंगी आपकी विकल्प बी, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ। अच्छी पंक्तियाँ हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं ये पंक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है 13, इसमें पूछा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो ये पूछा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार। तो यहाँ पर जो 14 का सही विकल्प रहेगा तो ये विकल्प ए होगा। सबसे पहले कीर्तिलता, उसके पश्चात भू परिक्रमा, उसके पश्चात पूर्व परीक्षा और सबसे अंत में कीर्ति पताका। जो ये चारों रचना है इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से आएंगी। इन्हें आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती पक सिरिफल अलिय जिम बाहरती भ्रमयंती। तो ये जो काव्य पंक्ति है किसकी है बताना है। तो यहाँ पर जो 15 का सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प बी, कण्हप्पा की पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये। अगला जो क्वेश्चन है यह है 16, इसमें पूछा गया है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या रहेगा। तो ये होगा विकल्प सी, अर्थात सबसे पहले आएंगे आपके स्वयंभू, उसके पश्चात पुष्पदंत, उसके पश्चात आएंगे अधहमान और सबसे अंत में हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो जो चंदा है ये होंगे आपकी चंदायन की पात्रा 1 का 2। उसके पश्चात जो है नागमती, तो ये होगी आपके पद्मावत की पात्रा। उसके पश्चात जो राजमती है तो ये होगी बिसलदेव रासो की नायिका। और जो मारवाड़ी है तो ये होगी ढोला मारू काव्य ग्रंथ की नायिका। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प 1 या कूट 1, ए का 2, बी का 5, सी का 1 और डी का 3। चंदा है ये चंदायन की पात्रा होगी, नागमती ये पद्मावती की, और जो राजमती है यह होगी बिसलदेव रासो की पात्रा, और जो मारवाड़ी है तो ये ढोला मारू रादुहा की पात्रा होगी। इस प्रकार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियाँ, कृष्ण भक्तिया, रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया, वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। तो बताना है कि जो ये महत्वपूर्ण कथन है किसका है। तो यहाँ पर जो 18 का सही विकल्प रहेगा तो ये विकल्प पी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। अगले जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2015 में पूछे गए थे, तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर दोहा मुख्यतः किस भाषा का छंद है। तो जो दोहा है इसे दोहा भी कहते हैं। तो बताना है ये किस भाषा का छंद है। तो 19 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर अपभ्रंश। जो दोहा या दुहा है यह मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद होगा। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें पूछा गया है, संदेशलो सविथरो हम कहणम असमत। तो जो ये दोहा है बताना है किसका है, पूरा दोहा आप पढ़ लेना। तो जो ये दोहा होगा किसका दोहा है पूछा गया है। तो ये दोहा है आपके अब्दुल रहमान का, सही विकल्प सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 21, इसमें पूछा गया है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा आपका ए, अर्थात सबसे पहले दोहा कोश, उसके पश्चात श्रावकाचार,
उसके पश्चात संदेश राशक और सबसे अंत में कीर्तिलता। अगला क्वेश्चन है, इसमें 22 है। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। तो बताना है कि जो ये किसकी रचना होगी, तो ये होगी आपकी सोमप्रभ सूरी की। तो चलिए मिलान करते हैं। इसके पश्चात है प्रबंध चिंतामणि, इसके रचनाकार होंगे जैनाचार्य मेरुतुंग। अगला है कुमारपाल चरित, इसके जो रचनाकार होंगे ये हेमचंद्र होंगे। और सबसे अंत में है हमीर रासो, तो इसके रचनाकार होंगे शारंगधर। एक बार फिर से बता देता हूँ, कुमारपाल प्रतिबोध के होंगे सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि के होंगे जैनाचार्य मेरुतुंग और कुमारपाल चरित के होंगे हेमचंद्र, और जो हमीर रासो है इसके रचनाकार होंगे शारंगधर। तो ये जो मिलान होगा ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 5, तो ये होंगे कूट 1 में। तो सही विकल्प यहाँ पर कूट ए होगा। अगला क्वेश्चन है 23। इसमें पूछा गया है बालचंद बिजवाई भाषा दूह नहीं लग गई दूजन हासा। तो जो ये काव्य पंक्ति हैं किसकी हैं, तो ये बताना है। तो जो ये काव्य पंक्ति रहेंगी तो ये होंगी आपकी विद्यापति की। 23 का सही विकल्प सी होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 24। इसमें पूछा गया है किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा, पृथ्वीराज रासो की। 24 का सही विकल्प ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 25। इसमें पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है। घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 25 का सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प सी, छेदन के अर्थ में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। रठौनारी ख्यात जो ये रचना है, तो इसका मिलान होगा आपके दयालदास के साथ। सही विकल्प यहाँ पर ए का 5 होगा। तो चलिए ढूंढते हैं किस कोट में ए का 5 होगा, तो सिवाय बी के किसी और में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा तो ये 5 होगा। बाकी रचनाओं का भी मिलान कर देते हैं। जो विराट पुराण है तो इसका मिलान हो जाएगा आपका गोरखनाथ के साथ। इसी प्रकार पुष्पदंत, इसका जो मिलान करते हैं तो ये होगा आपका 3 उत्तर पुराण के साथ। जो उत्तर पुराण है ये पुष्पदंत की रचना है। इसी प्रकार जो जिनदत्त सूरी की रचना रहेगी तो ये होगी उपदेश रसायन रास। तो सही विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सभी कोट आपके बी के अनुसार सुमेलित होंगे। अगला क्वेश्चन है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये आपकी होगा सही विकल्प, विकल्प बी, सरहप्पा दिया सरहप्पा। 27 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है संदेश लो सबिथरऊ पई मई कहणु ना जाई। जो ये पंक्ति है बताना है किसकी है। तो ये पंक्ति रहेगी आपकी बी, अधमान की पंक्ति। बी सही विकल्प रहेगा। यहाँ पर हमने इससे पीछे डिस्कस करा था। अगर अभी आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो पिछले प्रश्नों में हमने इसे अवश्य डिस्कस किया हुआ है। तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है 29। इसमें पूछा गया है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। तो जो ये कथन है बताना है किस विद्वान का है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 30। इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या रहेगा। विकल्प में आपका जो सही विकल्प होगा 30 का, तो ये होगा विकल्प डी। सबसे पहले आएगा श्रावकाचार ग्रंथ, उसके पश्चात भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके पश्चात चंदनवाला रास और सबसे अंत में रेवंतगिरी रास। तो 30 का सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। इसमें देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जो जय मयंक जस चंद्रिका रचना है, इसका जो मिलान रहेगा तो ये होगा मधुकर कवि के साथ। तो चलिए देखते हैं किस कोट में ए का 2 होगा। तो ए का 2 है आपका विकल्प बी में। इसके पश्चात जो पृथ्वीराज रासो है तो इसके रचनाकार होंगे चंद्रबरदाई।
आगे है श्रावकाचार, तो ये जाएगा देवसेन के पास। इसके पश्चात नेमिनाथ रास, तो ये जाएगा विकल्प 3 सुमति गणी के पास। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जयमंक जसचंद्रिका, तो ये मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रवरदाई की रचना होगी। श्रावकाचार देवसेन की रचना होगी और नेमिनाथ रास ये आपके सुमति गणी की रचना होगी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो विकल्प। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करते रहेंगे जब तक आपका NTA नेट का पेपर नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसी से आपके आगे के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आपको एक पैटर्न भी पता चल जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो हमारी टीम के द्वारा PDF लॉन्च की गई है तो आप उन्हें भी, हमारी टीम के द्वारा PDF लॉन्च की गई है तो आप उन्हें भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको उन्हें खरीदना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के अंत में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा नंबर, किसमें जाकर आप PDF को परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो पंक्ति या प्रश्न है, पंडिय सहल सत बखानिया देही बुद्ध बसंत न जानिए। तो जो ये पंक्ति है बताना है किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति रहेगी आपकी सरहप्पा की। सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए होगा। 32 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और किस कवि के संबंध में ये कथन कहा गया है। तो ये कहा गया है आपके विकल्प बी विद्यापति के संबंध में। 33 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। तो जो 34 होगा इसका सही विकल्प रहेगा वर्ण रत्नाकर। जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है ये है वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है, राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू देखा होगा तो इस प्रश्न को हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो ये देखिए रिपीट हो गया है प्रश्न फिर से। तो जो राजमती होगी तो ये होगी आपकी विशलदेव रासो की नायिका या मुख्य पात्रा। तो 35 का सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दिसंबर 2014 की परीक्षा में। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो बताना है कि जो पुष्पदंत है जैन कवि, इनकी जो प्रबंध रचना कौन सी है। तो ये होगी विकल्प बी नई कुमार चरियू। 36 का सही विकल्प बी होगा। 37, इसमें पूछा गया है, ब्रह्मणई माँ जानत ही बेऊ एबई पढ़ियू ए चौ बेऊ। तो जो ये पंक्तियां हैं तो बताना है कि किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों ये। तो ये पंक्तियां रहेंगी आपकी सरहप्पा की। सही विकल्प यहाँ पर 37 का बी होगा। तो जितनी भी पंक्तियाँ ये है बहुत ही अजीब तरीके से लिखी गई हैं, अर्थात भाषा ये अपभ्रंश की है तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इन्हें थोड़ा सा रट्टा मार के याद कर सकते हैं कि किस प्रकार किस कवि के द्वारा पंक्तियाँ कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया है, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। तो जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। तो ये होंगी आपकी विद्यापति की पंक्तियाँ। सही विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 39, इसमें पूछा गया है, खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। तो जो ये भाषा के संबंध में कहा गया पंक्ति या कथन है किसका है। तो ये आपका रहेगा चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई ने यह कथन अपने जो इनका है पृथ्वीराज रासो उसमें कहा था इन्होंने ये कथन भाषा के संबंध में। अगला जो क्वेश्चन है 40, इसमें पूछा गया है, कुबली माला कथा के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर ये वीडियो पूछा गया था और देखिए फिर से रिपीट हो गया है ये प्रश्न। तो जो कुबली माला कथा है तो इसके रचनाकार उद्यतन सूरी होंगे। तो सही विकल्प यहाँ पर 40 का बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा कवि 8वीं शताब्दी में नहीं था। तो यहाँ पर जो सरहप्पा हैं तो ये 8वीं शताब्दी में थे। इसके पश्चात जो शबरपा हैं यह भी थे, स्वयंभू हैं यह भी होंगे, पर हेमचंद्र 8वीं शताब्दी से संबंधित नहीं होंगे। तो इनका जो संबंध रहेगा तो ये था 12वीं शताब्दी से।
अगला जो क्वेश्चन है ये है 42। इसमें पूछा गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को भी पीछे डिस्कस किया था। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसका जो विषय रहेगा तो ये होगा व्याकरण। सही विकल्प डी रहेगा यहाँ पर 42 का डी। अगला क्वेश्चन है बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन होंगे। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पीछे हमने इसे डिस्कस किया था। तो जो बिसलदेव रासो ग्रंथ है इसके रचनाकार है नरपति नाल। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधमाण की रचना कौन सी है। तो प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न भी पीछे डिस्कस किया गया था। तो जो अधमाण की रचना रहेगी तो ये होगी संदेश रासक। संदेश रासक है अधमाण की रचना। 44 का सही विकल्प बी होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो इसे भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है तो ये है आपका ए होगा वर्ण रत्नाकर। जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो याद रखिएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं और ये प्रश्न एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम के द्वारा LT टेट DSSB TGT PGT हिंदी इत्यादि के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। 1 टाइम आपको पेमेंट करनी है और आपको लगातार यहाँ पर स्टडी मैटर मिलता रहेगा। हर दिन यहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलेगा PDF के तौर पर। जैसे इम्पॉर्टेंट PDF होती है, इम्पॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, हिंदी साहित्य मिलेगा, यहाँ पर आपको GK मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो ध्यान में रखकर आप इसमें इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर मिलता है, जो डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। इसकी जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं। 199 एक बार आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है इसकी पेमेंट करने की। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपको जैसे पेड कोर्स वाला मैटर तो नहीं मिलेगा, परंतु बहुत ही कम फीस में यहाँ पर आपको सारी PDF इंपॉर्टेंट जो भी होती हैं वो आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। हर एक दिन जो लेक्चर मिलता है उसका PDF भी यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना LT टेट की, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर डेली लेक्चर देते हैं। तो उसका भी लाभ उठा सकते हो और जुड़ सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे LT टेट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुँच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है। अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए